हेलो प्यारे बच्चों, 20 फरवरी का जो है आपका एसएसटी का पेपर होने वाला है, राइट। आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव में इतने बिजी हो जाते हैं कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं एसएसटी में जो अक्सर बच्चे का नंबर कम आता है, इसके पीछे रीजन है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को गलत लिखते हैं, राइट, जिसके कारण से आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में नंबर कट जाता है। और आप ऑब्जेक्टिव में इतना ध्यान दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव में अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि आपके पास टाइम नहीं बचता है, जिसके कारण से आप जो है जिससे आप ऑब्जेक्टिव देख सके, राइट। कहीं ना कहीं इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए। और यूट्यूब के भी बाकी सारे जो टीचर हैं वो ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, उनका व्यूज़ जाता है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे ही ध्यान देते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम सेंटर जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आप जो है आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा, राइट। आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। आंसर को जो है एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया, उसको ध्यान से समझिए। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर है ना क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि बिहार में जो है किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो बिहार में जो किसान आंदोलन जो है उनकी शुरुआत गांधी जी द्वारा किया गया था, जो चंपारण से हुई थी, बिहार के चंपारण जिला से। यहाँ जो है नील की खेती है ना अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती करवाई जाती थी 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। इससे किसान परेशान हो गए थे, तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए जो है राजकुमार शुक्ल जो है ना गांधी जी को एक पत्र लिखा था, ठीक है। पत्र लिखने के दौरान जब गांधी जी आया, किसानों की स्थिति देखा, ठीक है, तो रियलिटी पाया गया और उनके बाद जो है किसानों को राहत दिलाया था, ठीक है। और किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि सोनपुर मेला के अवसर पर जो है ना बिहार के प्रांतीय में किसान सभा की स्थापना करी थी। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, राइट। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। वीना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां। आपका जो है वीना कांग्रेस की अगर 2 उपलब्धि पूछेगा तो आप क्या क्या दे सकते हैं। ये नई है ना प्रादेशिक व्यवस्था को जो है क्या किया था, लागू किया था, है ना। और उसके बाद जो है दास प्रथा का विरोध किया था। इनके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया था, है ना, और अंतर्राष्ट्रीय संविधान का भी निर्माण किया था, राइट। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन कीजिए। यूरोपियन, ठीक है, ये आपका जो है 5 मार्क्स में आ सकता है। तो यूरोपियन समाजवादियों के जो विचार थे वो क्या थे, समाज है ना और समानता सहयोग के साथ साथ न्याय पर आधारित थे। उनका मानना था कि पूंजीवाद में कुछ बहुत लोग अमीर हो जाते हैं, जबकि मजदूर गरीब लोगों का जो है शोषण होता है, इनका शिकार हो जाते हैं, अमीर लोगों का शिकार हो जाते हैं मजदूर गरीब लोग। इसलिए जो है ना समाज में जो है संपत्ति का जो है न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, इनका मानना था। किसका, जो यूरोपियन जो समाजवादी था, ठीक है, इनका विचार था। और कार्ल मार्क्स का विचार था कि पूंजीपति जो वर्ग है ना, पूंजीपति वर्ग, ठीक है, ये मजदूरों का शोषण करता है। क्या करता है, मजदूरों का शोषण करता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन के जो साधन है, साधनों पर समाज का भी अधिकार होना चाहिए और वर्गहीन समाज का जो है बनना चाहिए, है ना, स्थापना होना चाहिए, ठीक है। किसका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था। फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट ओवन जो था, इनके सहयोगी समाज की कल्पना की थी, जहां मजदूरों को जो है ना अच्छी मजदूरी और शिक्षा और आवास मिले, इनका मानना था, कहना था रॉबर्ट ओवन का, ठीक है। उसके बाद सेंट साइमन, ठीक है, इनका मानना था कि समाज का जो है संचालन उद्योगपति, वैज्ञानिकों और विद्वानों को करना चाहिए। किसको करना चाहिए, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों को करना चाहिए। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों, यूरोपियन समाजवादियों का उद्देश्य क्या था, शोषण को समाप्त करना, समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, ठीक है। तो याद रखिए आपका 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, ठीक है। सत्ता में जो साझेदारी होता है इनका अलग अलग तरीका क्या होना चाहिए। तो सत्ता में जो साझेदारी है इनका अलग अलग तरीका क्या होना चाहिए। पहला ये होना चाहिए कि सरकार के विभिन्न अंगों में साझेदारी, जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, इनके बीच सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, राइट। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, विभिन्न स्तरों पर साझेदारी, है ना, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच एक क्या होना चाहिए, साझेदारी होना चाहिए। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, स्थानीय सरकार से मुखिया सरपंच होता है, ठीक है, इनके बीच क्या होना चाहिए, साझेदारी होना चाहिए, राइट। उसके बाद विभिन्न सामाजिक समूह जो होता है उनमें साझेदारी होना चाहिए, जैसे अल्पसंख्यक हो गया, महिला हो गया, पिछड़े लोग हो गए, है ना, SC ST, इन लोगों में जो है आपसी साझेदारी होना चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए 4 नंबर में राजनीतिक दलों में साझेदारी, गठबंधन का सरकार या विपक्ष की भूमिका होना चाहिए। तो ये जो है ना
सरकार के जो है ना, सरकार के है ना क्या है, अंग है। और याद रखिए सत्ता के साझेदारी जो है अलग अलग तरीके से होना चाहिए, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, शिक्षा मेन होता है शिक्षा प्यारे बच्चों। अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेंगे तो आप अपना अधिकार को नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप शिक्षित होइए, है ना। एजुकेशन को जो है एजुकेशन के तौर पे लीजिए, ठीक है। रिजल्ट पाने का चक्कर में रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अभी तो मैट्रिक पास कर लेंगे, लेकिन आगे चल करके जो है आप एक शिक्षित, एक है ना आदर्शवादी नागरिक नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझिए। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चुनौती बनाता है, यानी चुनौती है। तो शिक्षा का अभाव जो है लोकतंत्र के लिए जो है एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जो है, अशिक्षित नागरिक अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार फैल रहा है, जगह जगह हम लोग जो है क्या दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, ठीक है। इनके पीछे यही कारण है, सरकार से सवाल जवाब नहीं कर पा रहे, है ना। देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, यही कारण है, ठीक है। इससे जो है वे गलत निर्णय और अफवाहों और भ्रामक प्रचार के प्रभाव में आ जाते हैं, ठीक है। जिससे लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है, क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, राइट। उसके बाद देखिए 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में जीवन के विभिन्न पहलुओं में जो पहलू होता है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, इनका विवेचना करना है, बताना है। तो कहीं ना कहीं अभी बिहार में जो है, बिहार के साथ साथ भारत में महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है, सुधर रही है, ठीक है, पहले के मुकाबले। तो भारत के संदर्भ में है ना जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। लेकिन आज भी कई चुनौतियां बनी हुई है भारत में, उसे है ना। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिला की भागीदारी बढ़ी है ना। फिर भी ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें लड़कियों को अभी भी है ना उतना शिक्षा नहीं दी जा रही है, राइट। कहीं कहीं ऐसा धारणा है, लेकिन अभी सुधार हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र इन पे काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन वेतन और असमानता, रोजगार के अवसरों में अभी भी कमी है, ये एक समस्या है, ठीक है। धीरे धीरे इनमें भी सुधार आ जाएगा। सामाजिक जीवन में जैसे दहेज प्रथा हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, भेदभाव हो गया, ये सारे बुराइयां अभी भी मौजूद है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है राजनीतिक क्षेत्र में जैसे पंचायती स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर है ना आरक्षण दिया गया है, ठीक है। आरक्षण के कारण महिला क्या कर रही है, भागीदार बन रही है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और कुल मिलाकर कहा जाए कि महिला जो है उनकी स्थिति में काफी सुधार हो रहा है ना। और पूर्णतः जो है समानता के लिए जो है अभी भी है ना प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। उसके बाद देखिए 7 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की जो कुल राष्ट्रीय आय जो होती है ना, और उनमें जितने भी उस देश की जनसंख्या है, अगर उससे हम भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा, एक एवरेज जो आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, ठीक है। किसी भी देश के लोगों के जो है आर्थिक स्तर और जीवन स्तर को समझने के लिए वहां का जो है ना प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक प्रकार का मापदंड है, ठीक है। तो याद रखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर एक सूत्र है, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। जब आप भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो आपका जो है प्रति व्यक्ति आय है ना मिलेगा, ठीक है, वो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। उसके बाद कह रहा है उदारीकरण क्या है, उदारीकरण, ठीक है। याद रखिए उदारीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो उदारीकरण एक प्रकार का आर्थिक नीति है जिसके अंतर्गत सरकार जो है 1991 से पहले जो है कंपनी सब पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाया हुआ था, रोक लगाया हुआ था। 1991 में जो है उदारीकरण नीति जो आया था, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा जो कंपनी सब पे जो नियम लगाया गया था, जो प्रतिबंध लगाया गया था, उनको कम किया, यानी समाप्त कर दिया, ताकि वे जो है व्यापार और उद्योग जो है उनके साथ साथ जो है इन्वेस्टमेंट, निवेश कर सके, और बाहरी कंपनी भी जो है भारत में जो है आवागमन किया, ठीक है, भारत में आया, ठीक है। तो ये उदारीकरण था, क्या था, उदारीकरण, ठीक है। याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इनसे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए 9 नंबर का सवाल कह रहा है कि आय का गरीबी के साथ है ना संबंध स्थापित करें। आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध होता है। क्या होता है, जिस व्यक्ति या परिवार का आय कम होता है ना, वो अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरा नहीं कर पाता, जैसे भोजन, कपड़ा, अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वह जो है गरीबी में रहता है। क्या रहता है, गरीबी में रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका ऑपोजिट देख लीजिए, अगर आय बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा, ठीक है। आय बढ़ेगा तो गरीबी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गरीबी कम। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये प्रथा जो है हमारे ग्रामीण लेवल पे पहले चलता था, राइट, अभी धीरे धीरे बंद हो गया है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है प्यारे बच्चों, है ना, बार्टर सिस्टम जो है
है ना, ये क्या होता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली ये प्राचीन पुराने जमाने में चलता था। पहले जो है मुद्रा कम हुआ करता था या मुद्रा ना के बराबर होता था, तो वस्तु के बदले जो है वस्तु का लेन देन करता था। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का लेन देन करता था, आदान प्रदान करता था, उसे जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, जहाँ जहाँ जो है ना प्रत्यक्ष रूप से जो है समाजों का जो है क्या बोलबाला चलता था। ठीक है, समाज में आपसी भाईचारा का जो है काफी है ना महत्वपूर्ण भूमिका रहता था। जैसे अनाज के बदले कपड़े, ठीक है, जौ के बदले गेहूं, है ना, रोटी के बदले कपड़ा, ठीक है, आटा के बदले कहीं ना कहीं कपड़ा। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या था प्यारे बच्चों? वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन। उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, इनसे आपको जो है ढूंढना आपको पड़ेगा, ठीक है, समझना आपको पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर समझ जाएंगे तो खुद ब खुद आप जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो है अर्थव्यवस्था का जो है अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पूछा गया कि अर्थव्यवस्था के जो है कितने क्षेत्र है। तो देखिए अर्थव्यवस्था क्या होता है? एक प्रकार का व्यवस्था होता है जिसके अंतर्गत कोई भी देश उत्पादन के साथ साथ वितरण और उपभोग की सभी जो गतिविधियां होती है उनको संचालित करता है। ठीक है, और ये बताता है कि वो संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहा है, रिसोर्सेस का उपयोग कैसे कर रहा है, अपनी आवश्यकता को कैसे पूरा कर रहा है। ये संसाधन अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के जो है ना 3 क्षेत्र माना जाता है। क्लास 10th में जब 12th में जाएंगे तो क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, उनमें जो है 4-5 क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन 10th का बुक में जो है मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र आता है। इसमें जो है प्रकृति से जितने भी संसाधन प्राप्त करते हैं, है ना, कृषि से संबंधित कार्य को है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मछली पालन, है ना, वन वानिकी और खनन यानी कोई भी चीजों को खोदना। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, इसमें कच्चे माल के बदले जो है वस्तुओं पर कार्य होता है। ठीक है, कच्चे माल को जो है क्या करता है? वस्तुओं में बदला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कृषि किस क्षेत्र में आएगा, कारखाने किस क्षेत्र में आएगा, उद्योग किस क्षेत्र में आएगा। तो आप जो है सवाल को अगर नहीं समझेंगे, आंसर को अगर नहीं समझेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, आपसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कारखाना, उद्योग ये सब किस में आएगा? है ना, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें वस्तु ना देकर के हम सेवा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सेवा प्रदान। जैसे शिक्षा हो गया, है ना, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया और व्यापार हो गया। व्यापार भी एक प्रकार का सेवा है। ठीक है, व्यापार भी सेवा क्षेत्र में आएगा। राइट, और इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर ही देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है और देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। राइट, उसके बाद 12 नंबर का सवाल देखिए प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। गोंडवाना समूह के 2 कोयला क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिए गोंडवाना समूह के जो है कोयला क्षेत्र काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, सब्जेक्टिव। तो गोंडवाना समूह के जो है ना 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र क्या क्या है? झरिया हो गया एक, और दूसरा रानीगंज हो गया। ठीक है, झरिया जो है, झरिया यहाँ पे जो है उच्च गुणवत्ता के कोकिंग कोयले प्रसिद्ध है, लेकिन रानीगंज जो है भारत के लिए है ना एक पुराना और महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र थे। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर का सवाल देखिए, शक्ति संसाधन के संरक्षण की है ना दिशा में उठाए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है शक्ति संसाधन। ठीक है, पावर रिसोर्सेस। तो शक्ति संसाधन की जो है संरक्षण के दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा का विकास। नवीकरणीय क्या होता है? वैसे ऊर्जा जो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, है ना, इन ऊर्जा को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है कोयला व पेट्रोलियम पर है ना निर्भर कम रह सके। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊर्जा की बचत। ऊर्जा के जो उपकरण होते हैं उसको जो है उपयोग के आधार पे ही चलाएं, फालतू का उसको वेस्ट ना करें। जैसे एलईडी बल्ब, है ना, ऊर्जा रेटिंग वाले जो उपकरण होते हैं उसका उपयोग को जो है प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है ना, इससे ऊर्जा का बचत होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सरकारी नीति और संस्था, अलग अलग प्रकार का जो है सरकारी नीति और है ना संस्थाएं बनाया गया है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो एसोसिएशन जो है ना, इनके द्वारा जो है ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी। और उसके बाद देखिए जन जागरूकता, ऊर्जा का बचत के लिए जो है सार्वजनिक परिवहन और कम ऊर्जा खपत वाले जो है
आदतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है ऊर्जा संसाधन का जो है संरक्षण के लिए जो है कदम उठाए गए। राइट। उसके बाद देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, इटली और जर्मनी के जो है ना एकीकरण में, है ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है एक प्रकार का बाधा था। क्या था? बाधा कह सकते हैं, क्योंकि ये उत्तरी इटली पर जो है अपना नियंत्रण जमा के रखा था। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को जो है युद्ध करके हरा दिया, है ना, उसको बाहर निकाल दिया, फिर उससे जो है एकीकरण संभव हो पाया इटली और जर्मनी का। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखिए होवा होवा आंदोलन क्या है। तो होवा होवा आंदोलन जो है वियतनाम में 1939 में एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन चलाया गया था। इसका नेतृत्व जो है हुइन फूसो ने किया था। इस आंदोलन में जो है सरल जीवन, नैतिकता और सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया था, और वियतनाम में जो फ्रांसीसी औपनिवेश शासन कर रहा था उनका विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब होता है फसल को खेतों में चेंज कर करके लगाना। ठीक है, आजकल जो है हमारे बिहार में ज्यादातर मक्का गेहूं की खेती की जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं पहले जो है फसलों को चेंज कर करके लगाया जाता था। ठीक है, तो देखिए फसल चक्रण का मतलब होता है फसल को चेंजिंग करके लगाना, अलग अलग फसल लगाना। तो इससे क्या होता है, फसल चक्रण से जो है मृदा में संरक्षण होता है, क्योंकि अलग अलग फसल उगाने से जो है मृदा में ह्यूमस यानी पोषक तत्व का संतुलन बना रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों? संतुलन। इससे मिट्टी उपजाऊ होता है, शक्ति बढ़ती है, और कीट रोग कम होता है, और मृदा का जो है ना क्षरण रुक जाता है। ठीक है, तो याद रखिए फसल चक्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान भाइयों, फसल चक्रण बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिए। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है, आपके फादर अगर किसान है, तो आप उनको बताइए कि फसल को चेंज कर करके लगाना चाहिए, जिससे आपको जो है ना रासायनिक खादों पे कम निर्भर होना पड़े। उसके बाद देखिए व्यापारिक कृषि और है ना निर्वाहक कृषि क्या होता है। ठीक है, इसमें अंतर पूछ रहा है। तो निर्वाहक कृषि में जो है किसान अपनी परिवार की आवश्यकता पूरा करने के लिए फसलें उगाता है, यानी अपना जो है घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, घर में खाने के लिए। जबकि व्यापारिक कृषि में जो है ये उगा करके ज्यादा लाभ कमाने के लिए जो है, कमाने के उद्देश्य से मार्केटों में बेचने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, बाजारों में। उसके बाद देखिए निर्वाहक कृषि में जो है अपनी जरूरत के लिए से गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब उगाता है। लेकिन व्यापारिक कृषि में आपका कपास, गन्ना, चाय ये सब बेचने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि स्वयं सहायता समूह क्या है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये अक्सर महिलाओं का ग्रुप होता है। ठीक है, आमतौर पर आजकल जो है गांव समाज में ये ग्रुप अक्सर चलता है। ठीक है, ये छोटे समूह के होते हैं। ठीक है, जिसमें आमतौर पर गांव के 10 से 20 महिला शामिल होते हैं, और ये लोग जो है बचत, आपसी सहयोग के लिए जो है ऋण के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो है ना क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप अंतर खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश के एक वर्ष में जो है अर्जित जो कुल आय होता है उसको कहते हैं, यानी एक वर्ष में जो है देश में कुल कितने आपका जो है ना संपत्ति है, टोटल कितने जो है देश का जो है क्या है, जीडीपी है। ठीक है, उनको जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि राष्ट्रीय आय को जो है जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उनको क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ग्राम कचहरी की संरचना और कार्य के बारे में बताना है। तो ग्राम कचहरी की कार्य और संरचना। ठीक है, तो देखिए संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, अलग अलग जो है इनका है ना स्तर। तो ग्राम कचहरी में जो है पंचायत स्तर पर न्यायिक संस्था होता है, इसके अध्यक्ष सरपंच होते हैं न्यायिक के। ठीक है, जो न्याय सुनाता है, ठीक है, जज का काम करते हैं, और पंचायत द्वारा चुने गए पंच जो है सदस्यों में जो है शामिल होते हैं, इनमें शामिल होते हैं, वो एक प्रकार का सदस्य होता है। यह जो है गांव में ही कार्य करते हैं, क्या करते हैं, गांव में कार्य करते हैं, और सरल न्याय व्यवस्था प्रदान करता है। तो इसका काम क्या क्या है, आइए काम को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राम कचहरी छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करता है, जैसे झगड़ा, मारपीट, वाद विवाद, जुर्माना संबंधी मामले, है ना। यह सुलह समझौते पर जोर देती है और न्याय सस्ता, शीघ्र और सुलभ बनाती है, तथा ग्रामीण को जो है अदालत जाने से बचाता है। ठीक है, तो ये इनका मुख्य कार्य है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों महापौर क्या है। महापौर देखिए, महापौर जो है ना ये शहरों के लिए होता है, किसके लिए, नगर निगम के लिए। ठीक है, ये ग्रामीण लेवल पर महापौर नहीं होता है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, तो शहरों के लिए होता है। महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है।
ठीक है, जैसे गांव का प्रमुख होता है उसी प्रकार महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। वह शहर के विकास योजना और नगर निगम के जो काम काज है उनको देखता है। और महापौर जो है शहर की जो है जनता का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, और उनके लिए ये निर्णय लेते हैं, ये भी चुन करके ही आते हैं, याद रखिए, जनता के द्वारा। तो खूनी रविवार मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, खूनी रविवार क्या है? ठीक है, खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को रूस में एक घटना घटा था। क्या घटना था? तो देखिए, रूस में जो है जार के दरवाजे पे बहुत सारे लोग है ना भूखमरी के कारण से जो है रोटी दो नारे के जो है ना सभा में उनके दरवाजे पर गया, महल पर शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन करते हुए प्रवेश किया था। तो उनका सेना जो था बहुत सारे निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया था, है ना, सारे लोगों को जो है मौत का घाट उतार दिया था। ठीक है, क्या किया था? मौत का घाट उतार दिया था गोली चलाकर, जिसमें काफी सारे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े का जो है मृत्यु हो गया था, मार दिया था। ठीक है, और खून का रेत बहा दिया था। तो ये घटना जो था रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे घटना हुए हैं, याद रखिए, अपने भी भारत में हुए हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड सेम उनका भी कहानी है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ना, ये 1944 का मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? 1944 में है ना लागू हुआ था। ठीक है, ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व में जो है आर्थिक स्थिरता और सहयोग स्थापित करने के लिए हुआ था। ठीक है, और जो जीडीपी जो घट गई थी उनको स्थिर करने के लिए हुआ था। ठीक है, पूरा दुनिया कहीं ना कहीं आपातकाल की स्थिति में आ गया था। तो इनका उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, स्थिर मुद्रा विनिमय दरों को सुनिश्चित करना, ठीक है, देशों की आर्थिक है ना मदद के लिए वित्तीय संस्था बनाना, जो संस्थाएं होती है, और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना करना। ठीक है, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट क्रैश हो गया था। ठीक है, जिसके कारण से जो है ये स्थिति बन गई थी। 1929 के आर्थिक स्थिति के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, अगर पार्ट 1 जो है वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। उसमें भी 32 मोस्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन समझाया गया है। राइट, चलिए 24 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो ये एक प्रकार का हाईवे है प्यारे बच्चों। क्या है? हाईवे। क्यों है? तो ये 4 राज्यों को आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि जो हाईवे जो है ना वो चतुर्भुजाकार बन जाता है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राजमार्ग भारत का जो है एक प्रमुख जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का एक नेटवर्क है जो 4 महानगरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो इसका आकार जो है ना चतुर्भुजाकार बन जाता है, इसलिए इसको चतुर्भुज है ना राजमार्ग कहा गया, स्वर्णिम। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्वर्णिम कहा गया। तो ये राजमार्ग व्यापार, परिवहन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मदद करता है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? हो सकता है ये सवाल आपका साइंस में भी पूछ सकता है। राइट, तो ये वैसे ज्योग्राफी का है, याद रखिए। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य की किरणों से किया जाता है। इसमें सौर पैनल यानी सोलर लगाया जाता है, सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, सोलर सेल्स का प्रयोग किया जाता है जो सूर्य की रोशनी को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रक्रिया में देखिए सूर्य की किरणें पैनल पर पड़ती है, पैनल में लगे जो है फोटोवोल्टिक सेल्स रोशनी को बिजली में बदलते हैं। ठीक है, यह बिजली घरों, उद्योगों और उपकरणों को ऊर्जा देता है। ठीक है, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, याद रखिए। जैव विविधता क्या है? हो सकता है ये सवाल जैव विविधता आपका जो है ना बायोलॉजी में आ सकता है, साइंस में आ सकता है। जैव विविधता और रेड डेटा बुक काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर जो है पाए जाने वाले सभी प्रकार की जो जीव है ना, जीव की विविधता से, जिसमें पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, जो उनका अलग अलग है ना अलग अलग जो है रहने का तौर तरीका है, जो पर्यावरण में शामिल है और पर्यावरण को जो है बैलेंस रखता है, पर्यावरण को शुद्ध रखता है ना। यह हमें भोजन, दवा, ऑक्सीजन और प्राकृतिक संतुलन जैसी सुविधाएं प्रदान करती है, याद रखिए। उसके बाद रेड डेटा बुक देखिए, ये एक प्रकार का पुस्तक है जो जानवर या पेड़ पौधे गायब हो गए हैं या गायब होने का कगार पर है, तो उसमें जो है लिस्ट कर लिया जाता है, रख दिया जाता है सूची बना करके। ठीक है, सूची बना दी जाती है और उस पे जो है ज्यादातर ध्यान दिया जाता है और उनकी जो है सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है और जागरूकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है?
आपदा प्रबंधन, यानी आपदा का मतलब जैसे कोई महामारी फैल जाना या किसी प्रकार का जो है आपातकाल की स्थिति बन जाना, जैसे बाढ़ आ जाना, है ना, उसके बाद आतंकवादी हमला, है ना, अलग अलग तरीके से आपदाएं जो होती है 2 प्रकार का होता है, मानव जनित और प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आग वगैरह लग जाता है ना, ज़्यादातर बाढ़ की समस्या होती है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक या मानव जनित आपदा जो होता है ना, ये दोनों आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान या दुर्घटना जीवन या संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका जो है प्रबंधन हमें कर लेना चाहिए, है ना। सही प्रबंधन से तात्काल राहत मिलता है तात्कालीन समय में, और जो है बचाव के साथ साथ पुनर्निर्माण संभव हो पाता है और भविष्य में जो है होने वाले नुकसान से जो है हमें राहत दिलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1848 ईस्वी के क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, तो 1848 ईस्वी के क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे, तो आर्थिक समस्या, उद्योग और कृषि में जो है मंदी, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ये कारण थे। ठीक है, सामाजिक असमानता, लोगों में जो है अमीरी गरीबी का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, है ना, जो है फैल चुका था। ठीक है, ये जो है आर्थिक और सामाजिक अंतर को जो है पैदा कर रहा था। उसके बाद राजनीतिक असंतोष, राजा लुई फिलिप की जो सरकार थी वो लोकतंत्र की कमी और जन प्रतिनिधित्व का अभाव कर दिया था। ठीक है, लोगों को अलग नजरों से देखते थे। उसके साथ साथ जो है लोक लुभाव मांग। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, श्रमिक और किसान द्वारा बेहतर जीवन और रोजगार और अधिकारों की जो है मांग कर रहा था। ठीक है, तो इनमें जो है वो खरा नहीं उतर पाया, तो इसलिए 1848 ईस्वी का जो है फ्रांसीसी क्रांति, है ना, मतलब आरंभ हो गया। इन कारणों से जो है लोगों को जो है सड़कों पर उतरने के लिए जो है मजबूर किया, लोग जो है ना क्रांति के लिए जो है जागरूक हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 को स्टार्ट हुआ था, 1924 तक चला था। ये जो भारत के मुसलमान द्वारा शुरू किया गया था, इसका मुख्य कारण था ओटोमन जो था वो सुल्तान की जो है खलीफत की रक्षा करना, है ना, जिससे मुसलमान के जो है ना धर्म के प्रमुख नेता मानते थे। जो तुर्की के सुल्तान जो थे खलीफा, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था अंग्रेज, है ना, और इससे जो है भारतीय मुसलमान नाराज हो गए थे। तो गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था, गांधी जी भी इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, और इसके पीछे मुख्य कारण था ट्रेटी ऑफ वर्सा में जो ओटोमन साम्राज्य था उसका कमजोर होना, सुल्तान की सत्ता से बेदखल करना। ठीक है, भारतीय मुसलमान का जो है धर्म और राजनीतिक पहचान को बचाने का उद्देश्य से। ठीक है, तो ये सब इनका कारण था। तो इस आंदोलन में जो है गांधी जी भी, है ना, असहयोग किया था। ठीक है, मतलब, और ये जो है सहयोग किया था और ये असहयोग आंदोलन का एक कारण बना। ठीक है, इससे जो है कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन नहीं, सॉरी, इससे जो है कहीं ना कहीं कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आंदोलनों की जो है ना बढ़ावा मिला था। याद रखिए, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति के प्रभाव क्या थे, तो रूसी क्रांति जो है सोवियत संघ का उदय हुआ। रूसी क्रांति से रूस में, है ना, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और सोवियत संघ बना। क्या बना, सोवियत संघ बना। और विश्व राजनीति पर असर, यूरोप में जो है विश्व के कई देश में जो है साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ और मजदूर आंदोलन को बल मिला। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बाद में जो है विघटित हो गया। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो भारत में प्रेरणा, तो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में किसान और मजदूर जो है आंदोलनों में, है ना, आंदोलन करने का प्रेरणा मिला, किससे, रूसी क्रांति से। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विचारों में बदलाव, पूंजीवाद और श्रमिक के अधिकारों पर बहस बढ़ी। ठीक है, तो संक्षेप में अगर कहा जाए, रूस की क्रांति ने जो है साम्यवाद और समाजवाद की धाराओं को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया था। ठीक है, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। ठीक है, आपका टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी सारे यूट्यूबरों जैसा हम वादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर आप हमारे, है ना, संस्थान के बच्चे हैं तो आपको PDF जो है ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप कहीं अदर जगह से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना, चैनल पे विजिट करके, उस पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है,
तो उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।